खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित जसराज ने अमेरिका में कर ली अंतिम सांस। इसके बाद दिखाएंगे कि स्कूल फीस के विरोध में जो बार एसोसिएशन है वो भी उतर आई। वकीलों ने आज धरना प्रदर्शन लखनऊ में दिया, इस पर हमारी होगी रिपोर्ट। इसके बाद हम दिखाएंगे जो कोरोना प्रोटेक्शन कार्ड है कितना कारगर है, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी और चर्चा करेंगे स्कूल फीस पर कि ली जाए या ना ली जाए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए अखबार की प्रमुख खबरें और आज की सुर्खी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। लैपटॉप या मोबाइल पर पढ़ाई में आंखों का रखें ख्याल, बच्चे डिजिटल डिवाइस को 2 फीट रखें दूर। आपका हेल्थ डाटा सरकार के पास रहेगा, हर नागरिक को मिलेगा आधार जैसा यूनिक आईडी। सुशांत सिंह मौत मामला, जिम पार्टनर का दावा, शाहरुख ने धोखे में रखकर अवार्ड शो में बुलाकर सुशांत को किया अपमानित। वायुसेना ने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया, पाकिस्तान से सटी सीमा की करेगा निगरानी। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा, लोकसभा चुनाव में मोदी को क्लीन चिट देने का किया था विरोध। अमित शाह एम्स में भर्ती, थकान के साथ शरीर में दर्द की शिकायत। WHO ने कहा कि कोरोना 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में फैल रहा है। वैष्णो माता के दरबार में खच्चर चलाने का काम करते करते बने होटल और रेस्टोरेंट के मालिक। सत्यपाल मलिक होंगे मेघालय के राज्यपाल, 1 साल में तीसरे राज्य की जिम्मेदारी दी गई। पंडित जसराज हमारे बीच नहीं रहे, इस पर हमारी रिपोर्ट। गायकी के रसराज कहे जाने वाले पंडित जसराज का सोमवार को अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। पंडित जसराज जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु से गायन शुरू किया। पद्मश्री, पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रख्यात शास्त्रीय गायक को रसराज, रास का राजा की उपाधि दी थी। खुद पंडित जसराज ने इसका खुलासा किया था और 2019 में नासा ने मंगल व बृहस्पति के बीच के एक ग्रह का नाम पंडित जसराज रखा था। पंडित जसराज कुछ साल से परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे थे। बेटी दुर्गा ने बताया कि पंडित जसराज जी ने सुबह 5:15 बजे अंतिम सांस ली। पंडित जसराज जी ने काशी के संकट मोचन मंदिर के लिए 14 अप्रैल को आखिरी प्रस्तुति की थी। सिनेमा और मनोरंजन जगत पर ये साल कहर बरपा रहा है। एक के बाद एक हो रही मौत से पूरा देश अचंभित है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रवि के साथ लक्ष्मी। स्कूल फीस के विरोध में वकील सड़कों पर, इस पर देखें हमारी रिपोर्ट। कोरोना महामारी फैलने के कारण उत्तर प्रदेश में बीते मार्च महीने से स्कूल व कॉलेज बंद है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। कोरोना वायरस के चलते काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो कई लोगों का व्यवसाय भी चौपट हो गया है। ऐसे में तमाम अभिभावक स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। हालांकि योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि फीस माफ़ नहीं होगी, लेकिन कोई स्कूल ज़बरदस्ती फीस जमा करने का दबाव भी नहीं बना सकता है। आज मंगलवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वकीलों के साथ लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर फीस माफ़ी के लिए धरना दिया और वकीलों ने बताया, आज अधिवक्ता ने विवश होकर के अगुवाई करने का निर्णय लिया, क्योंकि जो फीस माफ़ी का मुद्दा है तो किसी एक का व्यक्तिगत, किसी जाति धर्म पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। ये वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर एक के बच्चे हैं, हर बच्चों के माता पिता हैं, कुछ अनाथ भी बच्चे हैं जिनको हम लोग पालते हैं, उनकी भी फीस हम लोगों को देनी पड़ती है। सिर्फ अपने ही बच्चों का मुद्दा नहीं होता। और जब हम लोग तमाम स्रोतों से व्हाट्सएप, फेसबुक और व्यक्तिगत मुलाकातों से क्लाइंट के रूप में या व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मिलते रहे, तो ये गुहार हम लोगों से बार एसोसिएशंस में लगने लगी कि कृपया आप लोग सामने आइए, आगे आइए।
क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक जितने भी ऐसे जनता से सीधे जुड़े दुख दर्द के मुद्दे होते हैं, उनमें अधिवक्ताओं ने जब अगुवाई की है, शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय हमारे जो भी होते हैं, उनको हमेशा महसूस हुआ कि वकील अगर किसी बात को लेकर आया है, जनता कहेगी आप लोक कल्याणकारी राज्य चलाते हैं, तो आपकी हमेशा के लिए जयकार हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। सभी के दुख के साथ हम हैं, हमारे दुख के साथ बाकी लोग हैं। हमने अगुवाई करने का, पुनीत कार्य करने की कोशिश की है। सारे जाति धर्म पार्टीवाद से हम लोग ऊपर होकर के इस विषय पर एक साथ को लेकर यहाँ हजरतगंज चौराहे गांधी प्रतिमा पर बैठे हुए हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन, हमारी लखनऊ बार एसोसिएशन के आह्वान पे सभी अधिवक्ता जो है हमारे आ चुके हैं। हमारे पदाधिकारी यहाँ अगल बगल आकर बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है फीस माफ़ी को लेकर, हम लोग निरंतर धरने पर बैठे। हम लोग यहाँ राज्य के भविष्य बच्चों की फीस माफी के लिए बैठे हैं, क्योंकि आज आम अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है। आज बेरोजगारी के दौर पे एक एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट का एक अलग से खर्चा आ गया। 8 तक के बच्चों को एंड्रॉइड फोन और मोबाइल कुछ समझ में नहीं आता। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे। ऐसी स्थिति में वो एक क्लास अगर पीछे रह गए तो राष्ट्र का भविष्य अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। आज सरकार को इस बात को समझना चाहिए। आज शिक्षा माफियाओं का इतना दबाव है, हमारी उनसे अपील है एक पेंडेमिक एक्ट में एक ऐसा ऑर्डिनेंस ला के संशोधन करें जिससे कि निजी स्कूल इस बढ़ी हुई फीस को माफ कर सके, जिससे कि देश के भविष्य के साथ एक न्याय हो सके। अगर सरकार आपसे भी मांग मांगती है तो आप क्या करेंगे आगे, किस तरह से? ये आज हमारी गांधीगिरी है। चैनल से कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। कोरोना कार्ड कितना कारगर है, देखें इस पर हमारी रिपोर्ट। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 55,079 नए मामले सामने आए और 876 मौतें हुई हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 27,02,743 हो गई है व 51,797 मौत हो चुकी है। वहीं 19,77,780 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए बाजारों में तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन दिनों कोरोना वायरस से बचाव करने वाले कार्ड की खूब चर्चा हो रही है। हालात ऐसे हैं कि इस कार्ड की अब कालाबाजारी भी होने लगी है। दावा है कि ये एंटी कोरोना प्रोटेक्शन सैनिटाइजर कार्ड गले में पहने हुए व्यक्ति को 1.5 मीटर तक कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रोटेक्शन कार्ड सभी की पहली पसंद बन गया है। ये 2 तरह के कार्ड हैं। एक महीने की वैधता वाला कार्ड जो 100 से 150 रुपये में, और दूसरा 2 महीने की वैधता वाला कार्ड की कीमत 200 से 250 रुपये है। लेकिन WHO ने इस तरह के किसी भी कार्ड को वैध करार नहीं दिया। WHO ने कहा कि अभी कोरोना से निपटने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है और जो कोरोना से बचाव के कार्ड बिक रहे हैं उन्हें भी WHO ने मान्यता नहीं दी है। एवं बताना चाहेंगे कि भारत सरकार की जो एजेंसियां काम कर रही हैं उन्होंने भी इस कोरोना प्रोटेक्शन कार्ड को कोई मान्यता नहीं दी है। खरी कसौटी चैनल से अपनी सहयोगी निशा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। और अब समय आ गया है चर्चा करने का। स्कूल फीस, तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन तमाम चीज़ें चालू कर दी गई कोरोना संक्रमण के काल में। लेकिन हमें देखना ये होगा कि भारत की जनसंख्या कहाँ बसती है। भारत की जनसंख्या गांव में बसती है। भारत की जनसंख्या के अधिकतर लोग गरीब हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था 135 करोड़ में सिर्फ 1 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। इसका मतलब हर आदमी मोबाइल नहीं खरीद सकता। अपने बच्चे को कैसे मोबाइल से पढ़ाएगा? ऑनलाइन के लिए मोबाइल होना या लैपटॉप होना और इसके साथ इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? कैसे उन गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे रिक्शे वाले के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे रेवड़ी वाले के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे सड़क के पटरी बेचने वालों के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे उस मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे? कैसे इस देश का निर्माण होगा? ये हमें बताया जाए। हमारा आज का प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है, आम आदमी से जुड़ा प्रश्न है। देश की जो नींव है वो बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है?
उन नन्हे मुन्ने बच्चों की पढ़ाई क्या इंटरनेट से हो पाएगी? क्या वो इतने जागरूक हैं? क्या उनके परिवार के लोग अगर वो इतने जागरूक हैं तो उन्हें क्या हाथ में मोबाइल दे सकते हैं? दूसरा, हमें याद है, बहुत अच्छे ढंग से याद है कि जब हम छोटे थे तो पिक्चर तक नहीं देखते थे। आज सरकार बात कर रही है कि मोबाइल से पढ़ाई कराएंगे बच्चों को। मोबाइल में अगर इंटरनेट हमारे लिए बहुत अच्छा है तो तमाम बच्चों के लिए इंटरनेट बहुत ख़राब भी है, क्योंकि अगर हमें जहाँ एक और इंटरनेट से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ हमें इंटरनेट से तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं जो उन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। आज उत्तर प्रदेश जो वकील हैं, उन्होंने लखनऊ में धरना दिया, विधानसभा के सामने धरना देना था, उन्हें पुलिस ने रोक लिया। मेरा सरकार से एक बात एकदम साफ कहना है, जब अंग्रेज लोग हमारे देश में राज करते थे तब भी धरना और प्रदर्शन मौन रूप से दिया जाता था, क्योंकि हम अपना विरोध कैसे प्रकट कर सकते हैं? विरोध प्रकट करने के लिए शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन देने की प्रथा चली आ रही है। इसको अगर पुलिस रोकती है तो इसका मतलब हम उस विरोध को देखना नहीं चाहते हैं, हम उस विरोध को दबाना चाहते हैं। आज हमारा देश आज़ादी के 74 वर्ष पूरा कर चुका है, 75वें वर्ष में है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें उनकी बात सुननी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, सरकार को उनकी बात समझनी चाहिए। क्या वो गलत बात कर रहे हैं? क्या वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जो सरकार ना मांगे या स्कूल ना माने? जब लोगों के उद्योग और धंधे बंद रहे, रिक्शा वाला रिक्शा नहीं चला पाया, रेवड़ी वाला रेवड़ी नहीं बेच पाया, कपड़े वाला जो फुटपाथ में कपड़ा बेचता है वो नहीं बेच पाया, वो फीस कहाँ से देगा? फिर स्कूल बंद रहे, कहा ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। क्या मजाक है इस देश में? ऑनलाइन पढ़ाई हो रही। उस गरीब का बच्चा कैसे ऑनलाइन पढ़ सकता है, हमें ये बताए सरकार। ये तो भद्दा मजाक है, गरीब के को चिढ़ाने का एक माध्यम है ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या तो सरकार उन सारे गरीब बच्चों को निःशुल्क मोबाइल दे देती, इंटरनेट कनेक्शन दे देती, तो आप निश्चित उस पढ़ाई को पढ़ाते। समझ में बात आती है? जैसे आप स्कूल चलो अभियान चलाते हैं, स्कूल चलो अभियान में आप जूते से लेके बस्ता तक देते हैं, किताबें तक देते हैं, तो आपने ऑनलाइन में क्यों नहीं बच्चों को मोबाइल दिया? क्यों नहीं बच्चों को लैपटॉप दिया? क्यों नहीं उसकी शिक्षा दी? अगर नहीं दी तो न निजी स्कूल और न सरकारी स्कूल कोई भी फीस लेने के अधिकारी नहीं है, ये एकदम साफ समझ लें। और अगर वो फीस ली जा रही है तो सरकार का दायित्व है, वो चाहे अपनी खजाने से वो फीस दे, लेकिन उन गरीबों के कंधों पर भार नहीं पड़ना चाहिए, उन मजदूरों के कंधे पर भार नहीं पड़ना चाहिए, उन तमाम बेरोजगार जो हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए, उनके कंधों पर भार नहीं पड़ना चाहिए। वो लोग जिनकी दुकानें बंद रहीं, वो लोग जिनकी अपनी मशीनें बंद रहीं, वो लोग जो कामगार थे, काम नहीं कर पाए कोरोना काल में, जो लॉकडाउन का शिकार रहे, वो प्रवासी मजदूर, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चिंता का विषय ये है। चिंता का विषय ये है, जब 135 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग खाली इनकम टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग सक्षम नहीं हैं। अगर सक्षम है तो कर प्रक्रिया बहुत कठिन है, जिसकी वजह से लोग उस कर प्रक्रिया में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम तब भी मान लें तो हम कहेंगे 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 132 करोड़ बच रहे हैं उनका क्या होगा? और ऑफिशियल अगर हम बात करें तो 130 करोड़ की आबादी है, तो 127 करोड़ का क्या होगा? इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो, और चाहे अन्य राज्यों की सरकारें हों, उन्हें जनता का दर्द समझना होगा, क्योंकि जनता से ही सरकार है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है सरकार, जनता की माई बाप है सरकार। जनता का जो दुख है और दर्द है वो सरकार नहीं समझेगी, उसका माई बाप नहीं समझेगा, तो कौन समझेगा? योगी जी, मोदी जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जनता के दर्द को समझें, इस मामले को हल कराएं, जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में ना हो कि प्रकाशमय हो। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपने जो अब की शिक्षा नीति लाए हैं, जिसमें आपने कहा है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने एक नई दिशा देनी चाहिए, वो दिशा फीस से ऐसा ना हो
बाधित हो जाए। ऐसा ना हो जो कक्षा 5 में बच्चा पढ़ रहा हो, उसके बाप फीस ना दे पाए तो स्कूल से निकाल दिया जाए। हो सकता है कक्षा 9 में उसका बच्चा पढ़ रहा हो, फीस ना दे पाए तो उसको 10वीं का फॉर्म ना भरने को मिले, स्कूल से निकाल दिया जाए। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है मानवर, और आप इसे देखें। और 20 अगस्त से सत्र चालू हो रहा है, इस मुद्दे पर आप अपना वक्तव्य स्पष्ट करें जिससे आम आदमी, आम जन का भला हो सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे अनुरोध करेंगे, सुबह ठीक 8:30 पर बिश्नोई केसी फेसबुक पर मैं बोलता हूं, उसको आप सुन सकते हैं। हमारा पेज जो है वो केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से है और खरी कसौटी के नाम से पेज है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। नमस्कार।